क्या आपको पता है कि शिवसेना में ये चौथी बगावत है, लेकिन पहली बार ठाकरे परिवार खुद इस चक्रव्यूह में फंस गया है। एक ऐसा चक्रव्यूह जो न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बल्कि देश भर की परिवारवादी पार्टियों के लिए एक नजीर की तरह है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने वो गलती की है जिसकी वजह से पहली बार परिवारवादी पार्टियां ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। और इसमें जो पहला नंबर आया है वो ठाकरे परिवार का नंबर आया है, जो सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन इस परिवार की हनक पूरे महाराष्ट्र में चलती है। और मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि इससे पहले शिवसेना में जो 3 विद्रोह हुए हैं, 3 बगावत जो नेताओं ने की है, वो कौन कौन से थे और कब कब हुए हैं। आप रिपोर्ट में देखिए, जो पहली बार 1991 में जो कद्दावर नेता है छगन भुजबल, उन्होंने बगावत की थी, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। शिवसेना फिर भी उसी धमक के साथ बनी रही। और इसके बाद साल 2005 में नारायण राणे ने बगावत कर दी। नारायण राणे कौन नेता है? आप समझिए कि शिवसेना ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया था, उन्होंने भी बगावत की, लेकिन उसके बाद भी शिवसेना की सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ा। जो शिवसेना की ताकत थी, अकड़ थी, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। और इसके बाद जो तीसरे बगावत करने वाले नेता थे वो कोई और नहीं बल्कि बाला साहेब ठाकरे के भतीजे और उनकी विरासत का जो सच्चा दावेदार है ना, वो माने जाने वाले राज ठाकरे थे। उन्होंने भी साल 2005 में बगावत की थी, लेकिन क्या हुआ? खुद राज ठाकरे ही हाशिए पर चले गए। अब जो चौथी बगावत है, इन परिस्थितियों में आप देखिए तो एकनाथ शिंदे ने जो बगावत की है, अब एकनाथ शिंदे तो कोई मुख्यमंत्री थे नहीं, कभी नहीं रहे, और ना ही वो बाला साहेब ठाकरे के कोई रिश्तेदार हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर शिंदे की बगावत ने किस प्रकार से ठाकरे परिवार में या फिर शिवसेना में भूचाल ला दिया। और याद रखिए, अभी जो कुछ चल रहा है ठाकरे परिवार के खिलाफ, ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अभी जो महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा चल रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि वो खत्म हो गया या फिर आप ये समझ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत हार मान चुके हैं, सब कुछ खत्म हो गया, तो आप गलत हैं। यकीन मानिए, ये हार भले ही गए हों, लेकिन इनकी अकड़ अभी तक खत्म नहीं हुई है। और ये वो अकड़ है जिसकी झलक साल 2018 में ठाकरे परिवार ने दिखाई थी। मैं इस अकड़ के बारे में भी आपको आगे विस्तार से बताऊंगा और ये दिखाऊंगा कि ये अकड़ किस प्रकार से आज ठाकरे परिवार पर भारी पड़ रही है। बस ये समझ लीजिए कि जो परिस्थितियां आज नजर आ रही हैं, उसकी भूमिका सालों पहले लिख दी गई थी। अब मैं उन बातों को बताऊं, इससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण खबरें बता देता हूं कि महाराष्ट्र में जो सियासी ड्रामा चल रहा है उसमें क्या कुछ हुआ है। उसमें पहली खबर जो महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उसने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। और ये विश्वास मत आप देखिए रिपोर्ट में, शिंदे सरकार को 164 वोट मिले, जबकि खिलाफ में 99 मत। अब वो डबल इंजन की सरकार वापस महाराष्ट्र की सत्ता में आ गई है, जिसकी चर्चा अक्सर प्रधानमंत्री मोदी किया करते थे, और ये रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की इस बदलती हुई राजनीति के पटल से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। और ये तभी गायब हो गए थे, अगर सही मायने में देखा जाए, जब उद्धव ठाकरे ने मैदान छोड़ दिया था और रात को ही जो मुख्यमंत्री का निवास है वर्षा, वो छोड़कर अपने घर लौट आए थे। उद्धव ठाकरे ने जहां वर्षा को छोड़कर विधानसभा के बाहर पीठ दिखा दी, वहीं विधानसभा के अंदर भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर ने स्पीकर का पद जीत लिया। और जानते हैं कितने भारी अंतर से जीता है? राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिला और विरोध में सिर्फ 107 वोट पड़े, यानी स्पीकर भी अब भारतीय जनता पार्टी का हो गया।
और इसके साथ ही विधानसभा का जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है उसने उद्धव के द्वारा जो मनोनीत शिवसेना दल के प्रमुख हैं अजय चौधरी, उनको पद से हटा दिया और एकनाथ शिंदे को शिवसेना का जो दल है उसका आधिकारिक रूप से नेता घोषित कर दिया। देखिए परिस्थितियां कैसे बदल रही हैं। कल तक जो गुट इधर वाले बागी थे अब उधर वाले बागी हो गए हैं। अब सारी परिस्थितियां इधर की ओर मुड़ रही हैं और ठाकरे परिवार किस प्रकार से अकेला पड़ता जा रहा है ये समझिए, और ये सब कुछ उनकी अकड़ की वजह से हो रहा है। ठाकरे परिवार जो ये कह रहे थे कि शिवसेना को उससे कोई छीन नहीं सकता, आज उसी शिवसेना का जो नेता है वो एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। पूरी तरह से प्रभुत्व स्थापित कर लिया है और नेता बनते ही एकनाथ शिंदे ने क्या किया अब आप ये रिपोर्ट देखिए। एकनाथ शिंदे ने अपना प्रभाव स्थापित किया और शिवसेना के सभी विधायकों को ये व्हिप जारी कर दिया और ये कहा जो ठाकरे के गुट में है कि जो मैं कह रहा हूं उन्हीं को वोट देना पड़ेगा, आपको राहुल नार्वेकर को ही देना पड़ेगा, भाजपा के विधायक को, सबको ये आदेश दिया और दे सकता है क्योंकि उन्होंने व्हिप जारी कर दी। और आप ये रिपोर्ट में देखिए। इसके बाद उद्धव गुट ने जो उद्धव गुट के चीफ व्हिप हैं सुनील प्रभु, उनको भी हटा दिया गया और सुनील प्रभु की जगह भारत गोगावले को शिवसेना का आधिकारिक चीफ व्हिप बनाया गया। अब चीफ व्हिप बनते ही भारत गोगावले ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और उन सभी विधायकों के खिलाफ जो उनकी सदस्यता है वो रद्द करने की कार्रवाई शुरू की, जिन्होंने एकनाथ शिंदे की बात नहीं मानी और जिनको एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वोट दो, उस व्हिप का उल्लंघन किया। आप देख लीजिए रिपोर्ट। 16 एमएलए हैं जिनकी सदस्यता खतरे में है। और जब ये सारा ड्रामा चल रहा था तो उद्धव ठाकरे अभी तक तो धमकी दे रहे थे, अब वो भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि अरे भैया बचाओ हमको, ये क्या हो रहा है। अब आप सोचिए महाराष्ट्र की राजनीति किस तरह से बदल रही है। जो लोग धमका रहे थे, बोल रहे थे कि महाराष्ट्र की गलियों में घूमना मुश्किल हो जाएगा, आज वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कोई रियायत नहीं दी। उन्होंने कहा कि 11 तारीख को सुनवाई होनी है, उसी दिन आइएगा, सारी याचिकाएं उसी दिन हम सुनेंगे। और आप रिपोर्ट में भी आप देख ही रहे हैं। लेकिन ठाकरे परिवार की मुसीबत यही कम नहीं होने वाली है, बल्कि ठाकरे परिवार का जो चिराग है उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, अब उनकी सदस्यता भी खतरे में है। आप रिपोर्ट देखिए। आदित्य ठाकरे कुड फेस डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी व्हिप ड्यूरिंग ट्रस्ट वोट। यानी ट्रस्ट वोट जो विश्वास प्रस्ताव है उसके खिलाफ तो उन्होंने वोट दिया। एकनाथ शिंदे शिवसेना दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, व्हिप भी जारी किया गया और आदित्य ठाकरे ने तो वोट दिया नहीं, तो उनकी सदस्यता भी अब खतरे में है। तो आप देखिए कि वक्त ने किस प्रकार से करवट ली है। ये वही शिवसेना है जिनको इस बात का गुमान था कि मैं तो वक्त को भी कैद कर सकता हूं, मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी हनक, मेरी अकड़ पूरे महाराष्ट्र में चलती है। आज देखिए वक्त उसे सबक सिखा रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे की जो राजनीति है ना दोस्तों, वो एसी कमरों की रही है, मातोश्री से बाहर निकले ही नहीं। अब बाला साहेब ठाकरे के समय को याद कीजिए। बाला साहेब ठाकरे की शख्सियत ऐसी थी कि वो एक तो वो सत्ता में खुद नहीं बैठते थे, वो बिठाते थे। वो कहते भी थे कि मैं किंग नहीं किंग मेकर हूं, और वो वाकई में किंग मेकर थे। लेकिन यहां तो ये खुद ही सत्ता के लालच में किंग बन गए, जबकि इनके पास तो ताकत भी नहीं थी। तो ये है कि उद्धव ठाकरे आज उन्हीं कांटों में, वक्त के कांटों में कैद होकर रह गए हैं। उद्धव ठाकरे जिस नाजो नखरों से, आप रिपोर्ट देखिए, मातोश्री में पले हैं, आदित्य ठाकरे पल रहे हैं, उनमें वो स्ट्रीट स्मार्टनेस जो शिवसेना की ताकत है ना, कि सड़क गली मोहल्लों में उनकी धमक चलती है, वो नेता वो नहीं है। वो तो सिर्फ अहंकार में जीते हैं और उनके लिए जो व्यक्तिगत अहंकार होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, ये देखिए। महाराष्ट्र, बीजेपी कैन कॉल मी इफ इट डिसाइड्स टू गिव अस
सीएम पोस्ट एल्स नॉट सेज उद्धव ठाकरे। अब सोचिए, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के साथ आपकी बातचीत का तरीका क्या है। अभी आपको ये खराब लग रहा होगा, लेकिन बात सिर्फ इसी की नहीं है। अभी मैं आपको आगे और कुछ दिखाता हूं। आप देखिए, टॉक्स ओनली इफ अमित शाह विजिट्स मातोश्री शिवसेना। ये रिपोर्ट मैं आपको याद दिला रहा हूं, साल 2018 की रिपोर्ट है। ये अहंकार का परिणाम था कि शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह कह रहे हैं कि अगर आपको बात करनी है तो आपको मातोश्री आना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं होगी। अब उनको याद आ रहा है वो वही बाला साहेब ठाकरे वाला जमाना कि लोग हमसे मिलने आते थे। अरे भैया, आपकी ताकत वो नहीं रही, आप भी वैसे नहीं रहे। पूरी शिवसेना तो खत्म हो रही थी, बिखर रही थी। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आधी रह गई है सीटों के मामले में। लेकिन अहंकार देखिए कि अगर अमित शाह को बात करनी है तो मेरे मातोश्री आना पड़ेगा। लेकिन ये भाजपा की रणनीति थी या रण कौशल कि उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अमित शाह जी ने कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं रखा, वो गए। और आप अब अगली रिपोर्ट देखिए। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से करीब 2.5 घंटे बात की। बातचीत हुई, मातोश्री में हुई। लेकिन यहां एक और फिर क्लाइमेक्स नजर आता है। उद्धव ठाकरे का अहंकार देखिए। जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो भी गए थे अमित शाह के साथ उससे बात करने के लिए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को बाहर बिठा दिया। आप सोचिए, एक ऐसी पार्टी जो आधी भी नहीं है, सत्ता में जो बैठा हुआ मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की अपनी मर्यादा होती है, वो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने घर बुलाता है और मुख्यमंत्री को अपने कमरे के बाहर बिठा देता है। और 2.5 घंटे तक देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री फडणवीस मातोश्री में उस बैठक से बाहर बैठे रहे। ये अहंकार है। और इसी अहंकार की मैं बात अभी शुरू में कह रहा था। उद्धव ठाकरे मेक्स देवेंद्र फडणवीस सिट आउट अमित शाह आउटरीच मीटिंग। ये है स्थिति। साथियों, जब इंसान अपने पौरुष से सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता है, तब फिर वो जुबान से सम्मान की मांग करता है। लेकिन बाला साहेब ठाकरे की स्थिति अलग थी। बाला साहेब ठाकरे के पौरुष पर जो शिवसेना को सम्मान मिल रहा था, उसी को उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अपना पुरुषार्थ मानने लगे। लेकिन स्थिति ऐसी तो थी नहीं, आपको वो सम्मान कैसे मिलेगा। तो इसी वजह से जब भी किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आते, कोई मंत्री आता, तो ये लोग मतलब कुछ भी मांग लेते थे कि मुझे यहाँ बिठाओ, ऐसे बिठाओ, मतलब सम्मान की मांग करने लगे। और आप ये रिपोर्ट में देखते चले जाइएगा, मैं ये आपको दिखा रहा हूं। उद्धव ठाकरे की दरअसल यह राजनीतिक अपरिपक्वता ही है कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उस व्यक्ति पर भी कटाक्ष करना शुरू कर दिया जो देश का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। आप देखिए, पीएम मोदी पर उद्धव ठाकरे का तंज, बोले मैं फकीर नहीं जो झोला उठाकर चल दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा, अब मैं आपको उनका एक बयान सुनाता हूं। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी की भाषा बोलने लगे, चौकीदार को चोर बता दिया। आप जरा उनका ये बयान सुनिए। महाराष्ट्र के पंढरपुर में महासभा करते हुए उद्धव ने कहा कि आजकल चौकीदार ही चोरी कर रहा है। राहुल गांधी अपनी रैलियों और भाषणों में कई बार मोदी को चौकीदार बताकर हमला कर चुके हैं। और उद्धव ठाकरे का अहंकार यहीं तक सीमित नहीं रहा। राम मंदिर की बात करते हुए उन्होंने कुंभकर्ण बता दिया। अब आप सोचिए, राम मंदिर कौन बनवा रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कुंभकर्ण बता दिया। आप उनका ये छोटा सा बयान सुनिए। अयोध्येला गेल्यानंतर मला इकडे तिकडे विचारलं होतं की अयोध्येत का आलात? राम मंदिर हो म्हटलं, राम मंदिर बांधणार म्हणजे बांधणारच। पण अयोध्येला मी एवढ्यासाठी गेलो होतो की जो कुंभकर्ण झोपलेला आहे त्या कुंभकर्णाला मी जाग करायला गेलो होतो। अब उद्धव ठाकरे के बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे किस तरह से अपनी राजनीतिक विरासत को बदलने के लिए आमादा थे। वो राजनीतिक विरासत जिसे उनके पिता बाला साहेब ठाकरे ने बनाया था, तय किया था, और हिंदुत्व को लेकर
बाला साहेब ठाकरे ने खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ की थी, लेकिन उस गठजोड़ को भी उद्धव ठाकरे ने मतलब एक तरह से बर्बादी का कारण बता दिया। आप रिपोर्ट देखिए, सीएम ठाकरे ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा गठबंधन में 25 साल बर्बाद कर दिए। और इसके बाद पता है क्या किया? जो एक ही रास्ते पर दो दल चल रहे थे, दोनों दल तो एक ही रास्ते पर चल रहे थे, चाहे शिवसेना हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व तो इनका कोर मुद्दा है, लेकिन शिवसेना ने उसी पार्टी को खत्म करने का ऐलान कर दिया। साथियों, भारतीय राजनीति की जब भी चर्चा होगी, मोदी युग का चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसमें उन दलों का इतिहास भी लिखा जाएगा जिन्होंने बदनीयती के साथ प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी और वो सदा सदा के लिए ओझल हो गए। ठाकरे परिवार भी अब अपनी इसी नियति का इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।